पहेलियाँ सुनना और उनके जवाब देना हम सबको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग को इस तरह की कसरत करना बहुत पसंद है। लेकिन अगर बात करें पैराडॉक्स यानी विरोधाभास की, तो हमारा दिमाग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन विरोधाभास के लॉजिक्स को तोड़ नहीं पाते। आज इस वीडियो में मैं आप सभी इंटेलिजेंट लोगों के लिए कुछ पैराडॉक्स लेकर आया हूँ जो पक्का आपके दिमाग को हिला देंगे। लायर्स पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स कुछ इस तरह से है। मान लो आपने किसी से कहा कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। अगर आप सच में हमेशा झूठ बोलते हो तो आपके द्वारा कही गई अभी ये लाइन सच है, क्योंकि आप हमेशा ही झूठ बोलते हो। लेकिन ये बोलकर आप हमेशा झूठ बोलते हो, आपने ये अपने बारे में सच बोल दिया है। लेकिन आप तो हमेशा झूठ बोलते हो, तो आपने अपने बारे में सच कैसे बोल दिया? इस हिसाब से आप हमेशा झूठ नहीं बोलते, क्योंकि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ ये कहकर आपने एक सच बोल दिया है, और ये बोलकर आपने एक विरोधाभास पैदा कर दिया है, जिसे लायर्स पैराडॉक्स बोला जाता है। अगर आपको ये पैराडॉक्स समझ में आ गया है तो अगले पैराडॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर नहीं आया तो फिर से आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं। द क्रोकोडाइल डायलेमा पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लो एक इंसान अपने बच्चे के साथ तालाब के किनारे जा रहा है। गलती से उसका बच्चा तालाब में गिर जाता है, जिसको तालाब में मौजूद मगरमच्छ पकड़ लेता है। अब वो इंसान मगरमच्छ से अपने बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मगरमच्छ उस इंसान से कहता है कि ठीक है, मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो ये है कि मेरे मन में इस बच्चे के बारे में क्या चल रहा है। क्या मैं इस बच्चे को खा जाऊंगा या इसे छोड़ दूंगा? मगरमच्छ ने आगे कहा कि अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं इसे खा जाऊंगा। उस बच्चे के पिता को लग रहा था कि वो उसके बच्चे को खा जाएगा, इसलिए उसने मगरमच्छ से यही बोला कि तुम मेरे बच्चे को खा जाओगे। लेकिन सच में मगरमच्छ उस बच्चे को खाने ही वाला था, लेकिन उसके पिता ने सच बोला। इस वजह से मगरमच्छ को वो बच्चा छोड़ना ही पड़ा। लेकिन अगर मगरमच्छ ने उस बच्चे को छोड़ दिया तो इसका मतलब उसके पिता का जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था कि वो उसे खा जाएगा। इस कंडीशन में मगरमच्छ को उस बच्चे को खा लेना चाहिए। लेकिन अगर मगरमच्छ उसके बच्चे को खा गया तो इसका मतलब उसके पिता का जवाब सही था कि वो उसके बच्चे को खा जाएगा। लेकिन क्रोकोडाइल की शर्त ये थी कि अगर वो इंसान सही जवाब देगा तो वो उसके बच्चे को छोड़ देगा। इसी को कहा जाता है द क्रोकोडाइल डायलेमा पैराडॉक्स। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं खुद भगवान को मानता हूँ। इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुँचाना नहीं है। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, इस पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग मान लो कि आपने भगवान की आराधना की और एक दिन खुश होकर भगवान प्रकट हुए और आपको वरदान देने के लिए कहा। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। आपने भगवान से कहा कि भगवान मुझे एक ऐसा पत्थर बना कर दो जिसको कोई भी ना उठा सके, खुद भगवान भी। अब इस केस में भगवान फंस गए। मान लो कि भगवान ने एक ऐसा पत्थर बना भी दिया जिसे कोई भी नहीं उठा सकता, खुद भगवान भी। ऐसे भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि वो अपने ही द्वारा ये पत्थर को नहीं उठा पा रहे। अगर बाई चांस भगवान ने अपने द्वारा बनाए गए पत्थर को उठा लिया तो ऐसे में भी भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि भगवान एक ऐसा पत्थर नहीं बना पाए जिसे कोई नहीं उठा सके, स्वयं भगवान भी। ऐसे में इस पैराडॉक्स में भगवान उलझ गए। वेल, मैं फिर से कहूँगा कि ये सिर्फ एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। ये पैराडॉक्स असल में सच में इंटरेस्टिंग है। मान लो आपको वकालत सीखने का मन है, लेकिन वकालत सीखने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में आप एक टीचर के पास गए जो आपको वकालत सिखा सके। आपने वकालत सीखने के लिए टीचर से एक शर्त रखी कि तुम उनकी फीस तभी दोगे जब आप अपना पहला केस जीत जाओगे। टीचर आपकी शर्त से सहमत होता है और आपको वकालत सिखाने लगता है। कड़ी मेहनत करके आप वकालत सीख लेते हो, लेकिन आप कोई भी केस नहीं लड़ते। 12 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी आपने कोई भी केस नहीं लड़ा। आपका टीचर आपसे वकालत सीखने की फीस मांगता है, लेकिन आप अपने टीचर से बोलते हो कि आपने अभी तक अपना पहला केस नहीं जीता है। शर्त के मुताबिक आप अपना पहला केस जीतने के बाद ही फीस लेंगे। आपके टीचर ने कोर्ट में आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि आप उनके पैसे नहीं दे रहे हो। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आपकी टीचर ने अपनी दलीलें रखी। अगर आपका टीचर केस जीत गया तो अदालत के नियम के अनुसार कानूनी आपको उनके रुपए लौटाने पड़ेंगे, और अगर आपका टीचर केस हार गया तो आप अपना केस जीत जाओगे, और शर्त के हिसाब से आप पहला केस जीतने पर आपको अपने टीचर की फीस देनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाहे आपके टीचर की जीत हो या फिर हार, दोनों ही सिचुएशन में आपको तो पैसे देने ही होंगे। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। आपने जज के सामने अपनी दलील पेश की। अगर आप इस केस को जीत गए तो अदालत के नियम के अनुसार आपको अपने टीचर के रुपए लौटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप केस जीत चुके हो। लेकिन अगर आप इस केस को हार गए तो भी आपको अपने टीचर के रुपए लौटाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि शर्त के हिसाब से आप अपना पहला केस जीतने के बाद ही उनकी फीस दोगे, लेकिन आप तो केस हार चुके हो। इस तरह से आप दोनों ही स्टेटमेंट में एक विरोधाभास पैदा करते हैं। सुमेरियंस पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स भी काफ़ी मज़ेदार है। मान लो 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। तीनों दोस्त जंगल में घूमने जाते हैं, लेकिन ए और बी दोनों सी को पसंद नहीं करते। इसलिए ए और बी दोनों ही सी नाम के इंसान को मारने की साजिश रचते हैं। ए ने सी को मारने के लिए सी की पानी की बोतल में जहर मिला दिया ताकि जहर पीकर सी खत्म हो जाए, लेकिन बी को जहर वाली बोतल का पता नहीं था। इसलिए बी ने सी को मारने के लिए सी की पानी की बोतल की पेंदी में एक छेद कर दिया ताकि सी डिहाइड्रेशन से मर जाए, और हुआ भी यही। छेद से सारा पानी लीक हो गया और इसकी वजह से सी डिहाइड्रेशन की वजह से मर गया। बाद में पुलिस आई और पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि बोतल में जहर था, लेकिन सी की मौत तो डिहाइड्रेशन से हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि सी की मौत का गुनहगार कौन है, ए या बी? सफाई देते हुए ए कहता है कि सी ने मेरा जहर वाला पानी तो पिया ही नहीं, तो मैं उसका गुनहगार कैसे हुआ। वहीं बी ये कहता है कि पानी की बोतल में छेद करके मैंने सी को जहर की वजह से मरने से बचा लिया। असल में ए और बी दोनों ही हत्या की साजिश के लिए तो गुनहगार हैं, लेकिन सच में आरोपी कौन है? ये गुत्थी इसे पैराडॉक्स बनाती है। द शिप ऑफ थीसिस पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के हिसाब से मान लो आपके पास एक बड़ी शिप है जो कि थोड़ी बहुत पुरानी हो गई है। आप उसमें हर साल कुछ पुराने पार्ट्स को निकाल कर नए पार्ट्स जोड़ देते हैं, और ऐसा करते करते आपने एक दिन शिप के सारे पुराने पार्ट्स नए पार्ट से बदल दिए और अब आपकी शिप पूरी तरह से नई जैसी हो गई है। आपने अपनी शिप में से निकले सारे पुराने पार्ट्स को संभाल कर इकट्ठा करके रखा हुआ था और आपने सभी पुराने पार्ट्स में से एक शिप बना दी। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि इन दोनों शिप में से पुराना वाला शिप कौन सा है? जो पुराने पार्ट से बना हुआ है वो पुराना है, या जिस पुराने शिप में हर साल नए पार्ट्स डाले गए हैं वो पुराना शिप है? इसी को कहते हैं द शिप ऑफ द थीसिस पैराडॉक्स। टेलीपोर्टेशन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स आपके दिमाग को घुमा देगा। टेलीपोर्टेशन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा कि इंसान को टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर तुरंत भेजा जा सकता है। दरअसल टेलीपोर्टेशन पार्टिकल के क्वांटम इंटेंगलमेंट पर काम करता है। फिलहाल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम किसी भी इंसान को टेलीपोर्ट कर पाए। मान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बना ली जो इंसान को टेलीपोर्ट कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ये मशीन काम कैसे करेगी। दरअसल होगा ये कि आपको टेलीपोर्टेशन मशीन में जाना होगा। वो मशीन आपके शरीर में मौजूद क्वांटम पार्टिकल्स यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन को रीड करेगी और आपकी बॉडी में मौजूद सभी क्वांटम पार्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पर आपको टेलीपोर्ट कराया जाना है। ध्यान रहे कि आपकी बॉडी में मौजूद पार्टिकल्स की सिर्फ इन्फॉर्मेशन वहाँ जाएगी, ना कि कोई पार्टिकल्स। जहाँ पर आपको टेलीपोर्ट कराया जाना होगा वहाँ पर भी एक ऐसी मशीन लगी होगी जो कि इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगी और उस मशीन के अंदर मौजूद करोड़ों अरबों पार्टिकल्स उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार जोड़कर वहाँ पर आपके जैसा इंसान बना देंगे। उस इंसान में आपकी ही सारी यादें होंगी, या कहें कि वो इंसान आप खुद होंगे। हो गए आप टेलीपोर्ट। लेकिन अब सवाल ये है कि जो इंसान वहाँ रिफॉर्म हुआ है क्या वास्तव में वो आप हो? क्योंकि आपका तो कोई ओरिजिनल पार्टिकल वहाँ गया ही नहीं है। बस आपके पार्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन, आपकी यादें, एक्सपीरियंस और आपकी कॉन्शियसनेस ही उस रिस्पॉन्ड इंसान के पास है। तो क्या वो इंसान आप खुद ही हो? इसी को कहते हैं टेलीपोर्टेशन पैराडॉक्स। द अनस्टॉपेबल फोर्सेस पैराडॉक्स। मान लो एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी दीवार को हिला सकता है और एक ऐसी दीवार है जिसे कोई भी फोर्स नहीं हिला सकती। जब ये अनस्टॉपेबल फोर्स अनमूवेबल दीवार से टकराएगा तब क्या होगा? अगर दीवार ने फोर्स को रोक लिया तो वो फोर्स अनस्टॉपेबल नहीं है, और अगर फोर्स ने दीवार को हिला दिया तो वो दीवार अनमूवेबल नहीं है। इसी को कहते हैं अनस्टॉपेबल फोर्स पैराडॉक्स। वैसे इस पैराडॉक्स का रियल लाइफ में होना असंभव है, क्योंकि नेचर में ना कोई अनस्टॉपेबल फोर्स है और ना ही कोई दूसरे अनमूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा पैराडॉक्स आपको सबसे अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।